हूँ। मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और उसके भेद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है उसकी परिभाषा हम सबसे पहले जान लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी जो शब्द होते हैं, जैसे कि हमने जब शब्द पढ़े थे तो हमने जो शब्द होता है तो वो वर्डों से बनता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था आम, आम। ठीक, ये ये आपका है दो शब्दों से बना है, दो वर्डों से बना है। ये जो है आपका दो वर्डों से जो बना है वो आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। कम से कम दो शब्दों से जो बनता है वो वर्डों से बनता है, वो हमारा शब्द कहलाता है। ठीक है, तो और वैसे ही जो हमारे ये जो हमने शब्द बनाया, अब शब्द से, ठीक है, कई सारे शब्दों से, जैसे कि ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। ठीक, जो शब्दों से मिलकर बनता है उसे वाक्य कहते हैं। लेकिन उसका सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे 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 राम स्कूल जाता है। ये देखिए, ये राम जो है वर्डों से बना है, दो वर्डों से, रा और माँ। ठीक, इन दो वर्डों से बना है। स्कूल, ये तीन वर्डों से बना हुआ है। जाता दो वर्डों से बना हुआ है। हाँ, एक वर्ड से बना है। तो एक दो तीन चार, हमारे चार वर्ड हैं। इन चार वर्डों से हमारा एक वाक्य बना है। ये पूरा एक वाक्य है। समझे आप? चलिए उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण है, ये देखिए, राम स्कूल जाता है, वह बहुत मेहनती है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें एक वह जो शब्द है, वह जो है ये भी एक शब्द है, और बहुत ये भी शब्द है, मेहनती भी शब्द है भी शब्द है। तो ये चार शब्दों से मिलकर एक पूरा संपूर्ण वाक्य बना है। ठीक है, ये पूरा वाक्य बना है। आप देख पा रहे हैं, ये पूरा वाक्य है आपका। ठीक, चलिए अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रचना के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर। और दूसरा आपका होता है भाव के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें, इसमें भी कई जो मतलब आपका रचना के आधार पर है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला है आपका सरल वाक्य। ठीक, कौन सा? सरल वाक्य। ठीक है, चलिए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब सरल वाक्य क्या होता है? देखिए, सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उदाहरण देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछिए कमेंट में। ठीक है, उदाहरण है, राम पढ़ता है, मोहन दौड़ता है। बिल्कुल ही साधारण वाक्य है, बिल्कुल साधारण कार्य कर रहा है। इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछिए। ठीक है, और ठीक है, इसलिए इसको सरल वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए क्या होता है। संयुक्त वाक्य में जो दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात अर्थात ये कि जब किसी भी वाक्य में और, लेकिन, तथा या ये शब्द अगर आते हैं तो वो आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी दो वाक्यों को जुड़ने से बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप उदाहरण नीचे देख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए उदाहरण, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, श्याम खेलता है। ठीक है, दो वाक्य हैं। ये देखिए, राम पढ़ता है पहला, और श्याम खेलता है, दो वाक्य हो गए। मैं गया लेकिन वह नहीं आया। मैं तो गया लेकिन वह नहीं आया, दूसरे व्यक्ति के लिए वह है। तो लेकिन से जोड़ रखा है हमने, और से यहाँ पर राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और से भी जोड़ रखा है। तो संयोजक शब्द लगे होते हैं जो जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जो उपवाक्य होते हैं उनको जोड़कर एक वाक्य बनता है। तो ये पूरा एक वाक्य है। ये एक वाक्य है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो है ना, इसी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एक वाक्य है आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? एक
मुख्य उपवाक्य और एक अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उससे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जब वर्षा होगी तब किसान खुश होता है। तो मतलब इसमें कारण भी प्रतिदर्शित होता है कि पहली घटना घटित होगी तो दूसरी घटना घटित होगी, ठीक है, ये भी पता चल रहा है। और एक घटना के से ही दूसरे का प्रभावित होना साफ साफ दिख रहा है, तो इसे हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, अभी रचना के आधार पर हमने देखा था, अब भाव के आधार पर जो है वाक्य के भेद। ठीक, अब देखिए इसमें भी कई प्रकार होते हैं। पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। ठीक, इसमें क्या होता है, जो कथन या सूचना दे, अर्थात उदाहरण के लिए भारत एक बड़ा देश है, ये इसमें एक सूचना दे रहा है, ठीक है, कि भारत एक बड़ा देश है। ठीक, तो जो विधान बताते हैं, जो आपको कथन बताते हैं या जो सूचना देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विधान सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अगला देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो बहुत ईजी है, आपने हमेशा ही सुना होगा, ठीक है, बचपन से, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए तुम कहाँ जा रहे हो, पहली चीज तो प्रश्न भी पूछा जाता है, दूसरा आप उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसलिए आप उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसे बोलते हैं। आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक इसके शब्द से हमें पता चल रहा है, आज्ञा मतलब इसमें किसी को आदेश देने की बात कही जाती है। ठीक, ऑर्डर, तो आदेश, निवेदन या परामर्श हो। उदाहरण, दरवाजा बंद कर दो, तुम मेरे पास आओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सारे जो वाक्य हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उन सब में आदेश दिया गया। ठीक है, तो इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इसमें भी इच्छा प्रकट की जाती है। इच्छा सूचक वाक्य तो इच्छा प्रकट की जाती है, ठीक है, अपनी डिजायर मतलब बताई जाती है, इच्छा या कामना प्रकट करें। उदाहरण के लिए भगवान तुम्हें सफलता दे, मैं मतलब ये अपनी कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि भगवान तुम्हें सफलता दे, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, अगला है आपका विस्मयाद विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयाद मतलब इसमें हमने बात की थी कि जो मन के जो भाव होते हैं उनको जो प्रदर्शित करते हैं वाक्य, उनको हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हर्ष, ठीक है, मतलब खुशी, शोक नहीं दुख, आश्चर्य, हैरानी प्रकट करें, मन का कोई भी भाव हो, यही नहीं, मन का कोई भी भाव हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारे भाव जो प्रकट करता है वो हमारा विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे मैं तो फेल हो गया। ठीक है, तो ये जो वाक्य हैं, ये सारे वाक्य हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये विस्मयवाचक कहलाते हैं। और इनमें खास बात ये होती है, जो विस्मयवाचक शब्द होता है उसके बाद ये इसका चिन्ह लगा होता है, ये इसका इसका प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। ठीक, इससे आप पहचान सकते हैं, अगर वाक्य में ये कहीं पर दिया गया है तो आप पहचान सकते हैं कि वो विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। वाक्य अशुद्धि शोधन। वाक्य अशुद्धि शोधन से अर्थ ये है कि जैसे एग्जाम में अधिकतर आपके जो है शब्द दे दिए जाते हैं और उनके जो है वो शुद्ध नहीं होते हैं, वो अशुद्ध होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कुछ गलत होता है और आपको वो सही करने के लिए दिया जाता है, तो आपको उसको सही करना होता है, उसके आपको 1 या 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हम समझते हैं। सबसे पहले अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक, सामान्य अशुद्धियां व शुद्ध वाक्य। ठीक है, कुछ यहाँ पर वाक्य और अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, हम उनको शुद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए, ये देखिए, पहला है मुझे भूख लगी हूँ। अब चूंकि आप बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, आपकी हिंदी मातृभाषा है, तो आपको जो है इसमें कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो, लेकिन साफ साफ यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए जो गलत है, अशुद्धि वाक्य के नीचे जो गलत है वाक्य, बाकी में जो चीजें गलत है, जो शब्द गलत है, वहां पर मैंने उसका रंग चेंज कर दिया ताकि आप पहचान सकें अच्छे से।
तो मुझे भूख लगी हूँ, अजीब लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो इसकी जगह पे जो हूँ है वो वाक्य में अशुद्धि है, वो शुद्ध नहीं है। तो उसकी जगह पे आएगा ये, देखिए उसकी जगह पे आएगा ये है, ठीक है, इसकी जगह पर है आएगा। तो ये हो जाएगा मुझे भूख लगी है। वह स्कूल गया है, इसमें फिर देखिए सॉरी मैं वह स्कूल जाता हूँ, तो वह स्कूल जाता हूँ अजीब लग रहा है, ठीक है। और हूँ इसमें अशुद्ध है, और हूँ पर देखिए मैंने इसमें कलर चेंज कर रखा है, तो आपको पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। सही वाक्य होगा, शुद्ध वाक्य होगा वह स्कूल जाता है। राम ने खाना खाया थी, ये थी इसमें अशुद्ध है, ठीक है। और इसको हम अशुद्धि इसकी हटाएंगे तो हो जाएगा शुद्ध वाक्य, राम ने खाना खाया, ठीक। मैं बाजार जाएगा, मैं बाजार जाऊंगा, ये हो गया शुद्ध। उसे किताब चाहिए है, ये अशुद्ध है। और इसका लेकिन देखिए समझने में इसमें ये दो जो लास्ट के वाक्य हैं, इनमें शायद आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, क्योंकि आपके हिसाब से ये वाक्य शुद्ध हैं, आपको ऐसे प्रतीत होंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ये वाक्य में लास्ट वाला तो खास तौर पे आपको जो है लग सकता है कि उसे किताब चाहिए है, चाहिए और है साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए है फालतू में एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक। इसको हटा के हमने शुद्ध वाक्य क्या बनाया, हमारा शुद्ध वाक्य बना उसे किताब चाहिए, ठीक है। तो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आप किताब में जब जितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, या जो पहले सॉल्व है उनको उठाकर देखिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, कि अशुद्धि कैसे पहचानते हैं हम। सबसे लास्ट हमारा जो है, जो टॉपिक हमारा हिस्सा होता है हमेशा जिस पर हम चर्चा करते हो, हमारा एग्जाम टिप्स। अब एग्जाम टिप्स देखिए समझिए, परिभाषा एक लाइन में लिखें। मैंने आपसे हमेशा कहा, जितनी मैंने पीडीएफ में आपको पढ़ाया है, मैंने आपसे बोला कि परिभाषा आपको लंबी नहीं खींचनी है, आपको बस एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हाँ आपको परिभाषा पता है। तो इन शॉर्ट में जितने कम शब्दों में समेट सकते हैं समेटिए परिभाषा, लंबा नहीं खींचना है। भरने को आप एक पेज भर दें, दो पेज भर दें परिभाषा में, लेकिन नंबर एक ही मिलेगा। तो इसीलिए उसको एक लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 2 लाइन, इससे ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, ठीक है। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य और पहचानना जरूर सीखें। तो इन वाक्यों को पहचानने के लिए पहला तो आप इनकी परिभाषा पढ़ें, इनके उदाहरण देखें, ठीक है। और बार बार इनके उदाहरणों को पढ़ें, जितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ताकि आपको इन तीनों में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य में कंफ्यूजन ना हो। और फिर इनको आप अलग अलग छांट कर पहचानने के प्रयास करें, तभी आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जो, जब, और क्योंकि, जो, जब, क्योंकि अक्सर मिश्र वाक्य हैं, ठीक है, ये उनके बीच में आते हैं ना, जो वाक्य होगा आपके उसके बीच में आएंगे। और लेकिन, या, पर्याय संयुक्त वाक्य हैं, ठीक। अशुद्धि शोधन में लिंग, वचन, पुरुष, काल पर विशेष ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान दें कि किस समय घटित हुआ है, ठीक है। जो पूरा वाक्य है उसमें हमको पता चल रहा है कि भैया पास्ट में आ रहा है, तो हम है क्यों लगाएंगे, ठीक है। और अगर लिंग पता चल रहा है तो हम उसमें है, अगर पुरुष है तो उसमें है ही लगाएंगे, हम उसमें ही क्यों लगाएंगे, ठीक है। हूँ, तो ये लड़की और लड़के के जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से जो हमारे जो सहायक क्रिया आती है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अशुद्धि शोधन में और वचन, पुरुष, काल, इन सभी का मतलब लिंग भी ध्यान रखना पड़ेगा, वचन भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक वचन बहुवचन के हिसाब से हमें उनकी सहायक क्रिया लानी है, ठीक है। अगला है एमसीक्यू में सबसे ज्यादा सवाल वाक्य भेद प्लस अशुद्धि से आते हैं, ठीक है। वाक्य के जो भेद हैं, उन भेदों के जो उदाहरण हैं उनसे संबंधित आते हैं। और अशुद्धि अशुद्धि दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, ठीक है। मतलब ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ है, सॉरी शब्द लिखा हुआ है, और उसमें आपसे कहा जाएगा कि नीचे जो है कौन सा जो है शुद्ध है उसको पहचानिए, ठीक है। ऐसे आपको आता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा वाक्य और उसके भेद, ठीक है, और एग्जाम टिप्स की भी हमने बात की। और अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।